Hello students, I hope you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. देखिए बेटा, पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन की 8th क्लास की केमिस्ट्री का लेसन नंबर 5 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। लेसन नंबर 6 की बात करें, वेरी इंटरेस्टिंग, रियली क्वाइट फैसिनेटिंग चैप्टर इज दिस। देखिए, चैप्टर नंबर 6 की बात करें, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनाएगा, तो बी रेडी, मजा आने वाला है। कार्बन एटॉमिक नंबर की बात करें 6, मास नंबर की बात करें 12, ठीक है। और आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 2 and 4, वैलेंसी की बात करें 4, क्लियर, ठीक है। ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव किसी भी तरह का चार्ज पजेस नहीं करता है। बॉन्डिंग बनाएगा डेफिनेटली, ऑक्टेट पूरा करना है तो बॉन्डिंग डेफिनेटली बनाएगा। बॉन्डिंग बनाने के लिए देखिए बेटा, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से गेन कर सकता है, ऑक्टेट चाहिए इसे, ठीक है। तो इसके लिए बेटर क्या होता है कि ये कौन सा बॉन्ड बनाए, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है बेटा, इमेजिन कीजिए अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिए तो यहाँ पे जो सेंटर में 6 प्रोटॉन्स हैं उनके लिए इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जितना भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेबल नहीं हो पाएंगे, और इन केस अगर ये इसको लूज कर देता है तो भी इस एटम का स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या है, कार्बन ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव नहीं रखता है, वैलेंसी नहीं रखता है, या फिर ये कह दीजिए, वैलेंसी कह रही हूं, आयन नहीं बनाता है ये, ठीक है। रीजन इसका यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम कार्बन साइकिल के बारे में बात करेंगे, जो डिफरेंट आपकी प्रॉपर्टीज हैं और डिफरेंसेस हैं, इन सब के बारे में, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बात करेंगे। इजी चैप्टर है, मजेदार है। चलिए कार्बन की बात करें। कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है। ऑब्वियसली नॉन मेटेलिक है, पीरियोडिक टेबल में आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स में जब पढ़ा होगा तो कार्बन का देखा होगा बेटा। कार्बन आपका क्या है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल है, इनवर्सली पजेस कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। देखिए, जितने भी आपके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उन सब में ये आपका हाइड्रोजन और कार्बन बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है, ठीक है। कार्बन आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों ही तरह के कंपाउंड बनाता है, ठीक है। और पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है कि किस में इसकी नॉन मेटेलिक एलिमेंट और किसके साथ ये आपकी कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है। इस चैप्टर में बेसिकली हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और जितने भी इसके एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जरा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका कार्बन साइकिल, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं बेटा कि जो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करती है उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करती है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को, जो कि आप वाइडली पढ़ने वाले हो आगे की क्लासेस में। मैंने 9th क्लास में भी कुछ एक्सप्लेन किया है, और सेम आपको 10th क्लास में भी मैंने सीरीज स्टार्ट करी है, वहां पे भी ये सेम चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, चलिए वहां पे बात करेंगे। यहाँ बढ़ेंगे हम कार्बन साइकिल। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता देती हूँ कि जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन हुआ, ये सभी पूरे एटमॉस्फेयर से मैं आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इसी तरीके से रोटेट करते रहते हैं साइकिल फॉर्म में। जैसे पहले एटमॉस्फेयर में आएगा, सॉइल में आएगा, ठीक है, आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आएगा, एक चेन से दूसरी चेन के एक लेवल से दूसरे लेवल स्ट्रेटास में एंटर करेगा, और लास्ट में वापस आके आपके एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो रहती हैं ये हम पढ़ते हैं कार्बन साइकिल में। इसके लिए बहुत अच्छा जो ये नीचे चार्ट दिया हुआ है ना बेटा, ये देखिए, इससे आप समझ पाएंगे, ठीक है। देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी एटमॉस्फेयर में रहती है, ठीक है, या तो ये डिसॉल्व हो जाएगी वाटर के अंदर, ठीक है, या फिर ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल की जाएगी प्लांट से। प्लांट
अब देखो मैं सिर्फ इस वाली उसकी बात कर रही हूँ स्ट्रीम की। प्लांट्स को या तो आप एनिमल्स ले लेंगे या फिर वो एनिमल डेड हो जाएंगे, सॉरी प्लांट डेड हो जाएंगे। प्लांट जो एनिमल्स रहते हैं बेटा वो रेस्पिरेशन करके इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं, और जब आपके प्लांट्स डेड होते हैं तो बेटा वो डीकम्पोज होते हैं। ठीक है, डीकम्पोज होंगे या ऑर्गेनिक मैटर डिके होगा तो ये क्या होगा, या तो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर कुछ जैसे मीथेन वगैरह गैसेस हैं उसके फॉर्म में ये वहां से निकल जाएगा। इन केस अगर ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है तो हम इसको बर्न करते हैं, और बर्न करने के बाद फिर से उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो आपके एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, वहीं हम सी वाटर में बात करें, जब ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, डिसॉल्व होती है। देखिए सी वाटर क्या करेगा, जिसमें जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होंगे वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और या तो ये एक्वेटिक प्लांट्स आपके फिशेस वगैरह के थ्रू खा लिए जाएंगे, एनिमल्स के थ्रू खा लिए जाएंगे। अगर नहीं खाए जाते हैं तो या फिर ये मर जाएंगे तो फिर से ये डेड रिमेन्स पे पहुंच गए, वापस से इनका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा ऑर्गेनिक इस मैटर का, या तो ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होंगे या डिफरेंट गैसेस के फॉर्म में निकल जाएंगे। यस, तो यही सारी प्रोसेस रहती है। इस तरीके से जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपके एटमॉस्फेयर से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पहुंचती है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना क्या क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होती है, यस। व्हाट इज बर्निंग, यस। व्हाट इज रेस्पिरेशन, यस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, यस। व्हाट इज डिकम्पोजिशन एंड बर्निंग, ये सारी चीजें हैं जो इसमें इन प्रोसेसेस में इस्तेमाल होती है। तो एक छोटा सा नोट बनाइएगा, उसकी पिक लीजिएगा, मुझे मेल कीजिएगा कि आपको जो आपकी कार्बन साइकिल है वो आप मतलब एक कार्बन साइकिल के ऊपर एक छोटा नोट बनाइएगा और मुझे मेल कीजिएगा। मैं चेक करूंगी कि कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसको ये सारी चीजें समझ में आ गई है। कार्बन कैसे मिलता है, फ्री फॉर्म में भी मिलता है, अकरेंस मतलब मिलता कैसे है आपको, फ्री फॉर्म में भी मिलता है, कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, फ्री स्टेट की बात करें तो देखो जो आपका कोल है जो आपके अर्थ क्रस्ट में मिलता है, ठीक है, और भी इसके कुछ एलोट्रॉप्स हैं जैसे डायमंड एंड ग्रेफाइट, इनके फॉर्म में भी देखने को मिलता है। डायमंड और ग्रेफाइट ये प्योर फॉर्म होते हैं कार्बन के, जबकि जो कोल होता है वो आपका इम्प्योर फॉर्म होता है कार्बन का। एक और एलोट्रॉप है जो अभी बंकमिस्टर फुलर जी ने इन्वेंट किया है या फिर सिंथेसाइज किया है, जिसका नाम है फुलरेन, उन्हीं के नाम पर इसे फुलरेन रखा गया। इसका एक और नाम है बेटा वक्कीबॉल, क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्टली फुटबॉल की तरह रिजेंबल होता है, इसीलिए इसका नाम बंकमिस्टर फुलर के नाम पे इसे फुलरेन, और क्योंकि फुटबॉल की तरह दिखता है तो इसीलिए इसको वक्कीबॉल भी कहा जाता है। कंबाइंड स्टेट की बात करें, जो आपका कार्बन है अभी हमने देखा फ्री फॉर्म में आपको कोल या फिर उसके कार्बन के एलोट्रॉप्स के फॉर्म में देखने को मिला। अब बात करते हैं हम कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में जब हम बात करें तो ये तीनों स्टेट में देखने को मिलता है आपको, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी और गैसियस स्टेट में भी। सॉलिड स्टेट में बात करें, जितने भी आपके कार्बोनेट्स हैं, जितने भी मिनरल्स के कार्बोनेट्स हैं, उन सभी में आपका कार्बन देखने को मिलता है। इवन आपके एनिमल्स और प्लांट्स में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इन सारे कॉम्प्लेक्स जो केमिकल कंपाउंड है इनके फॉर्म में भी देखने को मिलता है। लिक्विड स्टेट में बात करें तो बहुत सारे आपके जो लिक्विड फ्यूल्स हैं ना, चाहे वो आपके वेजिटेबल ऑयल्स हैं, चाहे वो फ्यूल्स हैं जस्ट लाइक पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन, एलपीजी, है ना, इन सब में मेनली आपका क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। गैसियस फॉर्म में अगर हम बात करें बेटा तो जो आपके गैसियस हैं, जितने भी आपके हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपके ऐसे ऑक्साइड हैं जो आपके गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए कमेंट सेक्शन में जरा मुझे लिख के बताइए बेटा कि किस गैस को हम एक्टिव पॉइजन कहते हैं। ठीक है, किस गैस को हम एक्टिव पॉइजन कहते हैं। ठीक है, जरा ये भी बताइएगा क्यों कहते हैं। ओके, चलिए वेल अगर हम इन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो आपको पता है बेटा जब कभी भी कंबशन होता है उनसे भी जो आपके इमिशंस होते हैं, इंडस्ट्रीज के इमिशन होते हैं, उनसे देखने को मिलता है जब आपके कार्बन का कंप्लीट बर्निंग होगी, कंबशन होगा तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, इनकम्प्लीट होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है,
और भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जैसे मार्श गैस है आपके, ठीक है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम गैस है, इन सब में भी आपका कार्बन देखने को मिलता है, इवन हाइड्रोकार्बन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है जरा कमेंट सेक्शन में लिख के तो बताओ। ऐसे होगा नहीं, इजी है, जस्ट गो थ्रू वंस एंड यू आर गुड टू गो। एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी की अगर हम बात करें बेटा, इट इज अ फिनोमेना। देखिए यूजुअली होता क्या है, आपकी जो सब्सटेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट आपके फॉर्म्स में, फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिबिट करते हैं। जैसे अभी हमने बात करी कार्बन की, कार्बन आपको कूल फॉर्म में भी देखने को मिल रहा था, डायमंड फॉर्म में भी देखने को मिल रहा था, ग्रेफाइट फॉर्म में भी देखने को मिल रहा था। तो कार्बन की इस टेंडेंसी को हम कहेंगे एलोट्रॉपी। ठीक है, और ये जो आपके डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स हैं जिसमें वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इनको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए ये आपके जो एलोट्रॉप्स होते हैं बेटा, ये आपके टू फॉर्म में देखने को मिलते हैं। एक तो होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिसको हम एमॉर्फस फॉर्म भी बोलते हैं। क्रिस्टलाइन की बात करें तो डायमंड, ग्रेफाइट, बंकमिस्टर, फुलरेन। वहीं नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस फॉर्म की बात करें तो चारकोल, कोक, लेम्सपार्क, लेम्सब्लैक, गैस कार्बन, ये आपके कैसे रहते हैं, एमॉर्फस फॉर्म। ये हम कार्बन की बात करिए बेटा। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म, जो क्रिस्टल के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये होते हैं मींस जिनकी कोई पर्टिकुलर जियोमेट्रिक अरेंजमेंट होती है कार्बन एटम्स की, जैसे ग्रेफाइट में और डायमंड में एक प्रॉपर फॉर्म देखने को मिलती है। ठीक है, एक और जो थर्ड फॉर्म है आपका फुलरेन, ठीक है, वो रिसेंटली आपका डिस्कवर किया गया है। ठीक है, जिसको हम बहुत सारे टेक्निकल फॉर्म में बहुत ज्यादा जगह यूज भी कर रहे हैं। डायमंड के सिंथेसिस की बात करें, यूजुअली आपका जो नेचुरली जो डायमंड मिलता है वो जो आपका मैग्मा है उसकी या फिर ये कह लीजिए जो आपके को या तो कॉमनली मैग्मा में देखने को मिल रहा है। मैग्मा में ये मिलता है जब स्लो कूलिंग होती है मैग्मा की, या फिर जो आपकी कोल कार्बन जो रहता है, मतलब कोयला जो रहता है, कोल जो रहता है, उसकी अर्थ के हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक तरीके से रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, कार्बन के एटम्स का, जिसकी वजह से वो जो कोल रहता है वो उस प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, आपके डायमंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको बता रखे कि किस तरीके से आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है। कैसे करते हैं बेटा, ये देखिए कि शुगर से और मोल्टन आयरन से। ठीक है, कैसे करते हैं, जो आपकी मेल्टिंग आयरन है उसको इलेक्ट्रिक फर्नेस में डालते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। अब इसमें जो कार्बन बना है जो शुगर से, जो हमने मोल्टन आयरन पे डाली थी, अब वो एक होमोजेनियस सोल्यूशन बन जाएगा। और हम जब उसे एकदम से कूल डाउन करेंगे मोल्टन लेड के ऊपर, जिसका टेम्परेचर हम 327 डिग्री लेके आएंगे, तो इस सडन कूलिंग की वजह से इसका जो इनर सरफेस रहता है, इसके इनर सरफेस का टेम्परेचर तो हाई रहेगा, जिसकी वजह से जो इसके कार्बन एटम है वो डायमंड की शेप ले लेते हैं। ठीक है, वो आपस में ही कंबाइन हो जाते हैं। Hello students, I hope you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हम इस चैप्टर में कार्बन साइकिल और कार्बन आपके किस किस फॉर्म में देखने को आपको मिलता है ये हम देख चुके थे। हमने देखा था कार्बन आपका फ्री स्टेट में भी मिलता है और आपका कंबाइंड स्टेट में भी देखने को मिलता है। फिर हमने एलोट्रॉपी के बारे में पढ़ा था और कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा। ठीक है, और फिर हमने डायमंड के सिंथेसिस के बारे में बात करी थी। जस्ट अ सेकेंड, ओके, हमने कार्बन के सिंथेसिस के बारे में बात करी थी कि किस तरीके से जो कार्बन है वो आपके डायमंड में सिंथेसाइज हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें पढ़ना था
मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रेफाइट बाय एडिसन प्रोसेस। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक्चुअली कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से मुझे जाना पड़ा था क्लास के बीच से, अदरवाइज कल मैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट एंड फुलरेन आपको बता के ही जाती। वेल इट्स ओके, चलिए शुरू करते हैं। ग्रेफाइट बाय एडिशन प्रोसेस। यूजुअली जो आपका ग्रेफाइट है बेटा, वो आपके कोक, सैंड और फेरिक ऑक्साइड को सॉडस्ट के ऊपर जब हम बर्न करते हैं, ठीक है, तब हमें आपको मिलता है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा बेटा, ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक हम करते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस में कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए होता क्या है, ये इस तरीके से हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने यहाँ पे एक बेड लगा दिया, ठीक है, ठीक है, ये बेड लगा दिया, ठीक। अब ये आपका रहता है बेटा सॉडस्ट का यहाँ पे हमने सॉडस्ट डाल दी, फिर हमने फेरिक ऑक्साइड, सैंड और कोक तीनों का मिक्सचर इसमें यहाँ पे डाल दिया, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाए, ये और ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं चोक बेड पूरा, ठीक। अब हमने ये इलेक्ट्रोड लगाए और इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सप्लाई करी। जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, ड्यू टू रेजिस्टेंस इसका धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसका जैसे ही टेम्परेचर 3500 डिग्री पहुंचता है, तो जो ये ये है ना आपका सिलिकॉन कार्बाइड, ये तो आपका इवेपोरेट हो जाता है, निकल जाता है इसमें। और ये सिलिकॉन जो रहता है, सिलिकॉन, और इसमें जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन इवेपोरेट हो गया, सॉलिड फॉर्म में चला गया, और कार्बन जो है आपका यहाँ पे हमें मिल जाता है। अब ये जो कार्बन रहता है बेटा, ये आपका किस फॉर्म में रहता है? ग्रेफाइट के फॉर्म में रहता है, ठीक है। फिर से समझिए, ये देखिए इसमें जो ये सिलिकॉन में बना है, ये सिलिकॉन जो रहता है ये आपका क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचता है? कार्बन, और वो भी किस फॉर्म में? ग्रेफाइट के फॉर्म में। इसको हमने क्या बोला? चोक बेड। हमने इसका किया क्या है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराई है इसमें, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो रहता है, ये एपरेटस जो बनता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस, ठीक है। इसमें ये जो रॉड्स हैं, ये आपकी कार्बन की रॉड्स हैं, जो आपका एक इलेक्ट्रोड्स का काम कर रही हैं, जो एक आपका कैथोड और एक आपका एनोड है, ठीक है। रिएक्शन क्या होती है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करके सिलिकॉन कार्बाइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और यही सिलिकॉन कार्बाइड जो रहता है, ये इस टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो आपके सिलिकॉन और कार्बन में बचता है, और जो ये सिलिकॉन है ये आपका क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। मैंने थोड़ी मिस्टेक करी बेटा, मैंने इसी को इवेपोरेट किया था, ये इवेपोरेट नहीं होता है आपका जी, ये आपका वापस से डिकम्पोज होता है किसमें? सिलिकॉन और कार्बन में, और यहाँ से जो ये सिलिकॉन है ये इवेपोरेट हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे आपको यही सारी चीजें हैं जो एक्सप्लेन की हुई हैं, आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, अदरवाइज मूव ऑन। सिंथेसिस ऑफ फुलरेन के सिंथेसिस के लिए हम क्या करते हैं बेटा? इमेजिन कीजिए ये आपका कोई एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में हमने एक ग्रेफाइट यहाँ पे रख दिया, और ऊपर और ये जो कंटेनर है ये पूरा हमने वैक्यूम किया है, और इसमें हम हीलियम गैस को डाल देते हैं, ठीक है। और ऊपर से हम लेजर लाइट इसके ऊपर डालते हैं। अब जैसे ही ये लेजर लाइट इस ग्रेफाइट के ऊपर गिरेगी, ठीक है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ग्रेफाइट क्या होगा? बर्न होने लगेगा, और बर्न होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ये आपका जो कार्बन है ये चारों तरफ, यहाँ पे इसके चारों तरफ ये डिपॉजिट होने लगेगा। और जब ये डिपॉजिट होगा तो हम इसको जब हम कंडेंस करेंगे, ठीक है, ये जो वेपर बनेगी यहाँ कार्बन की इस ग्रेफाइट की वजह से, इसको हम कंडेंस करेंगे, और कंडेंस करने के बाद हमें जो सब्सटेंस मिलेगा उसको हम बोलते हैं फुलरेन, ठीक है। इसमें कंडेंसेशन में इसमें होता क्या है बेटा? ये जो कार्बन के एटम हैं ये रीअरेंज हो जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये कॉम्बिनेशन हो रहा होता है तो इसमें कार्बन 60, कार्बन 70, इवन ऐसे चलते 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 आपके 350 तक के मिलते हैं आपको, मतलब जो रिंग्स मिलती हैं या जो चेन मिलती है वो आपके कार्बन 350 तक के मिल सकते हैं,
ठीक है, और क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के थ्रू हम इनका सेपरेशन कर लेते हैं, अलग अलग इनको कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हीलियम क्यों डाला? हीलियम इसलिए डाला ताकि आपका जो अंदर का एटमॉस्फेयर है वो अनरिएक्टिव रह सके, नॉन रिएक्टिव रह सके, इसमें कुछ भी ऐसा ना हो जो इस कार्बन के साथ क्या हो, रिएक्शन कर ले। ठीक है, आई होप ये प्रोसेस भी आपको समझ में आई होगी। इन केस यू हैव एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अगेन डिफरेंट वीडियो ऑन दैट। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा बेटा, जो आपके कार्बन थे वो आपके 2 टाइप के सब्सटेंसेस बना रहे थे। ठीक है, आपके क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स की, जिसमें हमने डायमंड की बात करी, ग्रेफाइट की बात करी और फुलरेन की बात करी। फिर से देखिए, हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें। जो आपका डायमंड रहता है बेटा वो रेगुलर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट का रहता है, और इसमें जो कार्बन है, एक कार्बन है, वो अदर 4 कार्बन के साथ आपस में कंबाइन हो जाता है और तब जाके एक सिंगल क्रिस्टल बनाता है। यानी कि एक सिंगल क्रिस्टल में आपके 4 कार्बन रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, रिजिड होता है। ठीक है, एक कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 कार्बन से बाउंडेड रहती है। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल मतलब जैसे कैसे बताएं, पिरामिड देखा है आपने बेटा, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपका ये बनता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट की बात करें तो जो ग्रेफाइट रहता है उसमें जो एक कार्बन रहता है वो 3 अदर कार्बन के साथ कोवेलेंटली बना रहता है, और इस टाइप का अरेंजमेंट बनाता है कि हेक्सागोनल रिंग बने। ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ये देखिए, ये हेक्सागोनल रिंग बन रही है। ठीक है, और इसका जो एक सिंगल क्रिस्टल रहता है वो दूसरे क्रिस्टल के बिल्कुल पैरेलल होता है। ठीक है, जिसके बीच में एक वीक पैरेलल एरिया क्रिएट होता है जिसके ऊपर एक दूसरे से स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, ईच कार्बन इज बाउंडेड टू 3 कार्बन एटम ओनली हैविंग लिविंग बिहाइंड द फ्री वैलेंसी। जो इसकी एक कार्बन की जो एक वैलेंसी है ना बेटा, जैसे इस वाले कार्बन की बात करो, ये वाला जो कार्बन है, तो देखो 1 2 एंड 3 तो कंप्लीट हो गई, लेकिन 4th वैलेंसी ये तो फ्री है। यही रीजन है जिसकी वजह से जो आपका ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, आगे देखिए, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ हेक्सागोनल रिंग रिजल्टेड। ठीक है, द रिंग लाइज ऑन ए सिंगल प्लेन, द एंटायर स्ट्रक्चर सच दैट लेयर ऑफ हेक्सागोनल रिंग आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। सेम चीज जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन करी है, एग्जैक्टली सेम इसमें बता रखा है आपको। फुल रिंग की बात करें, स्फेरिकल कार्बन रिंग होती है, ये स्फेरिकल रहते हैं बेटा। ये कार्बन का केज जैसा मॉलिक्यूल, जैसे एक आपका केज बना रखा हो, पिंजरा बना रखा हो, क्योंकि ये बंकमिंस्टर फुलर ने फर्स्ट टाइम बनाया था, इसीलिए उनको ऑनर करने के लिए इसको क्या बोला गया, बंकमिंस्टर फुलरेन। ठीक है, इसीलिए उनके नाम पे इसका नाम फुलरेन रखा गया है। ठीक है, और ये बिल्कुल आपके किसकी तरह रिजेंबल होती है, देखिए फुटबॉल की तरह। जैसे फुटबॉल में आपके पेंटागोन और हेक्सागोन रहते हैं, एग्जैक्टली सेम तरीके से इसमें भी आपके पेंटागोन, हेक्सागोन इस तरीके से स्ट्रक्चर बने रहते हैं, इसीलिए इसको बकी बॉल भी कहा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, यूजुअली जो आपका प्योर डायमंड होता है ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है, और आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस जो नेचुरली हमें मिलता है उसमें हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। डायमंड गुड कंडक्टर होता है हीट का, बट बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि 4 की 4 वैलेंसीज कंप्लीट है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करें, देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है इसका 2.5, बहुत अच्छा हाई है। ठीक है, किसी भी कॉमन सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है, नहीं घुलता है। ठीक है, और क्योंकि डेंसिस्ट है आपका फॉर्म कार्बन का, इसीलिए इसकी जो डेंसिटी भी होती है बेटे सबसे ज्यादा 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। कार्बन ये डायमंड को हम मेल्ट भी कर सकते हैं एट 3700 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसको हम मेल्ट कर सकते हैं। और अगर डायमंड में कोई कलर आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब उस डायमंड में क्या है, इम्प्योरिटीज हैं, जिसकी वजह से उसमें कलर देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेइश कलर का डार्क सब्सटेंस होता है,
बहुत सॉफ्ट सॉलिड होता है और बिल्कुल जैसे मेटल में लश्चर होती है, चमक होती है, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें चमक होती है। आप अपने पेंसिल के आगे की जो लिड होती है आप उसको देख सकते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ओपेक होता है, इनसॉल्युबल होता है किसी भी सब्सटेंस में, जो आपके कॉमन सब्सटेंसेस होते हैं उसमें घुलता नहीं है। डेंसिटी आपके डायमंड से कम होती है, जिसकी डेंसिटी आपकी 2.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। वहीं फुलरेन की बात करें, ब्राउन और ब्लैक कलर का पाउडर होता है, ठीक है, और सुपर कंडक्टर होता है। ठीक है, और जब ये अपने कंपाउंड बनाएगा नोबल गैसेस के साथ। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें फुलरेन का 2.2 होता है। और कुछ सब्सटेंसेस जैसे आपके ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस रहते हैं, जैसे आपका बेंजीन है, टोलुइन है, क्लोरोफॉर्म है, इन सब में ये सॉल्युबल होता है। डेंसिटी की बात करें, सबसे कम कार्बन के इनफॉर्म्स में होते 1.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सब्लिमेशन, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप ऐसा होता है जो जिसमें सब्लिमेशन होता है। द आंसर इज फुलरेन। 527 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका फुलरेन सब्लिमेबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। चलिए, डायमंड की बात करें, यूजुअली डायमंड फर्स्ट आ रहा है आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ऑब्वियसली कार्बन के फॉर्म है, बर्न भी होंगे। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और 900 डिग्री सेंटीग्रेड कर देना बेटा तो ये जलने लगेगा डायमंड आपका। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि कार्बन क्या है, कार्बन के फॉर्म है, तो जो आपके सोडियम कार्बोनेट हैं उनके साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सोडियम के ऑक्साइड्स देंगे। वहीं ग्रेफाइट की बात करें, एग्जैक्टली सेम तरीके से प्योर फॉर्म जो रहता है ग्रेफाइट का, उसको अगर हम गर्म करें 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बर्न होने लगेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एग्जैक्टली सेम तरीके से ग्रेफाइट बर्न तो नहीं होता है प्रॉपरली एयर में, ठीक है, प्रॉपरली बर्न नहीं होता है, लेकिन हाँ जब आप इसको हीट अप करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ और ग्रेफाइट के साथ, ये क्या करेगा, सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा। यूजेस ऑफ डायमंड आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बेटा, पहले भी आपने पढ़े हैं। ज्वेलरी, क्योंकि ये स्पार्कल करता है इसीलिए ज्वेलरीज में, ग्लास की कटिंग में, बोरिंग ड्रिल्स वगैरह जो करते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। ठीक है, ड्राइंग वायर्स में यूज किया जाता है। लेजर बीम, जो इलेक्ट्रॉनिक्स लेजर बीम होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और सर्जन इसको परफॉर्म करते हैं जो आपके डेलिकेटेड ऑपरेशंस होते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है ग्रेफाइट, पेंसिल की लेड्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ल्यूब्रिकेंट का, बहुत अच्छा ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं ये। ठीक है, और जो ग्रेफाइट रहता है वो पेंट और प्रिंटर्स की इंक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और प्लास्टिक्स एज दे आर स्ट्रॉन्ग, जो इसकी जो फाइबर है स्ट्रॉन्ग रहती हैं, प्लास्टिक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और भी है इसके मॉडरेटर में इसका इस्तेमाल, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें जो कार्बन रॉड होती हैं बेसिकली वो ग्रेफाइट की रॉड्स होती हैं। ठीक है, स्पेसक्राफ्ट के पार्ट्स हैं, डिश एंटीना है, ठीक है, टेनिस के रैकेट्स हैं, इन सब में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, ग्रेफाइट को हम किस तरीके से डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ग्रेफाइट डायमंड के ऊपर, ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हमें जो एटमॉस्फेरिक, जो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है ना, उससे 1 लाख टाइम ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, और जिससे उसका टेम्परेचर जो रहेगा और अबाउट ये इस टेम्परेचर पे 3700 डिग्री सेंटीग्रेड पर करना पड़ेगा, तब जाके आपके जो ये कार्बन के एटम्स हैं ग्रेफाइट के, ये आपस में रीअरेंज होंगे और ये जो ग्रेफाइट है ये डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, चलिए ये तो हमने बात करी थी बेटा आपके जितने भी क्रिस्टल फॉर्म्स थे। अब हम शुरू करेंगे एमॉर्फस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एमॉर्फस में अगर हम बात करें चारकोल, कोक, लैम्प ब्लैक, ठीक है, गैस कार्बन, ये सारे ऐसे रहते हैं बेटा जो कार्बन के एमॉर्फस फॉर्म होते हैं। अब एमॉर्फस क्या होते हैं बेटा? एमॉर्फस वर्ड का मतलब होता है जिनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे हमने ग्रेफाइट को देखा, इसका एक प्रॉपर क्रिस्टल था, एक स्ट्रक्चर था, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा? डायमंड देखा, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था, ठीक है। और हमने क्या देखा? फुलरेन देखा, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था, ठीक है। वही एमॉर्फस फॉर्म क्या है यहाँ पे देखिए, चारकोल, कोक, लैम्प ब्लैक, ये सब क्या है आपके एमॉर्फस फॉर्म है। चलिए फर्स्ट आ रहा है आपका चारकोल। चारकोल क्या होता है? ये वन ऑफ द मोस्ट मैन मेड एमॉर्फस फॉर्म है कार्बन का, ठीक है। ये एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कहां से लिया गया है चारकोल, आपका कहां से आया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे इसके यूज है, ठीक है। फर्स्ट आ रहा है आपका वुड चारकोल। वुड चारकोल क्या होता है ये देखिए, हमने क्या किया बेटा, ये एक कंटेनर, ये इस तरीके का एक अरेंजमेंट बनाया, नीचे बर्नर है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें वुड का पाउडर, ये आप सॉडस्ट कह लीजिए, वुड की शेविंग्स कह लीजिए, ये सारे इसमें रखे, और ये एक पाइप के थ्रू, एक ट्यूब के थ्रू हमने इसको इसमें डाल दिया। ये आपका क्या है? कोल्ड वाटर है, ठीक। और यहाँ पे हमने एक पाइप निकाल दिया। अब हमने क्या किया बेटा, एयर की एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में हम क्या करते हैं, इसको बर्न करते हैं, यहां से नीचे जलाना शुरू करते हैं। अब ये जो वुड शेविंग है, ये इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है। और धीरे धीरे यहाँ से गैस निकलना शुरू हो गया, और ये जो गैस जैसे यहाँ पे आके कंडेंस होगी, जब नीचे क्या होगा, ये नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप करने गिरने लगेगी। अब इसमें नीचे नीचे जो एक ब्लैकिश सब्सटेंस बनेगा, ये आपका कोल टार है, ठीक है। और ये आपका पायरोलिग्नस एसिड है, और ये कोल्ड वाटर में आपका, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो लिक्विड था ये सब तो इधर आ गया, लेकिन जो यहाँ से गैस इवॉल्व होगी वो इधर से जाके इधर से इस पाइप के थ्रू जाने लगेगा। और जब हम इस गैस को बर्न करते हैं तो ये क्या होता है बेटा, जब हम इस गैस को बर्न करते हैं तो ये ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलने लगती है। और इस यहाँ से जो ये गैस आ रही है ना बेटा, इस गैस को हम कहते हैं वुड गैस, ठीक है। आई होप यहाँ तक थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई होंगी। एक बार आप फिर से ट्राई करोगे तो समझ में आएगा। और जब ये प्रोसेस पूरी हो जाती है बेटा, तो ये जो वुड शेविंग है ये आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है? चार, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? चार को। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट हम शुरू करेंगे बोन चारकोल। जस्ट इस टाइप की जो प्रोसेस होती है हम उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। तो इसे में क्या क्या मिलता है बेटा? वुड चारकोल मिलता है, वुड टार मिलता है, पायरो लिग्नस एसिड मिलता है, और वुड गैस मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है आपका बोन चारकोल। बोन चारकोल क्या होता है? जब इसी तरीके से इसको हम बोन ऐश, एनिमल चारकोल या फिर आइवरी ब्लैक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी एनिमल्स की बोन्स होती हैं बेटा, उसमें ऑर्गेनिक मैटर होने के साथ साथ कैल्शियम फॉस्फेट रहता है, और जब हम इन बोन्स को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करके इनको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, तो इस टाइप से जो रेसिड्यू बनता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बोन से ये क्या बन रहा था, यहाँ पे चारकोल बन रहा था, ठीक है, वुड चारकोल बन रहा था। इसी तरीके से बोन अगर हमने यहाँ रख ली तो ये क्या बन जाएगा? बोन चारकोल। नेक्स्ट आया शुगर चारकोल, एग्जैक्टली सेम तरीके से। अभी जो आपका प्योरेस्ट फॉर्म रहता है एलोट्रॉप का, वो होता है आप कार्बन का, ये रहता है आपका शुगर चारकोल। और ये कैसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे हम? किसका? शुगर का, ठीक है। और देखिए एक चीज और याद रखिए कि जो इसमें जो शुगर का जो क्रिस्टल है वो वाटर को लूज करेगा, और जो प्योर कार्बन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस हम सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है बेटा? वाटर को एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रहा होता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन करने का भी काम कर रहा होता है। ये आप लैब में अपने टीचर की हेल्प से बोलिएगा, वो आपको करके दिखाएंगे, ठीक।
नेक्स्ट आ रही है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ चारकोल। चारकोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा, पोरस ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपने स्पंज देखा है, स्पंज में जैसे बीच बीच में होल्स होते हैं, एग्जैक्टली सेम इसमें भी होल्स होंगे, और होल्स होंगे तो इसका सरफेस एरिया बेटा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है, इसकी एबिलिटी होती है, वो स्पेसिफिक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कलर्ड इम्प्योरिटीज हुआ, पॉइजनस सब्सटेंसेस हुआ, इन सबको एब्सॉर्ब कर सकता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, जो इस कार्बन की हमने पढ़ी है ना बेटा, एग्जैक्टली सेम हम जो इसकी भी कोक की भी पढ़ेंगे। जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन डिफिशिएंट है, कम है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। सल्फर से रिएक्शन करेगा तो आपका कार्बन डाइसल्फाइड बनाएगा। हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो मीथेन बनाएगा। ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन, रिडक्शन का कैसे होता है बेटा, जब हमने किसी भी चीज से ऑक्सीजन को निकाल लिया तो उस सब्सटेंस का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और कार्बन जो रहता है वो अच्छा ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टर की तरह काम करता है। जैसे कार्बन सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसमें क्या किया, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन निकालने का काम किया, तो इसमें हाइड्रोजन का क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया। जिंक ऑक्साइड, जितने भी आपके मेटल्स का रिडक्शन होता है ना, वहां पे हम कार्बन का एक तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। मेटलर्जी में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड में जब हम कार्बन डाल दें और उसको बॉईल करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड आपकी बनती है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा बेटा, जो आपका बोन चारकोल होता है, क्योंकि इसमें आपका कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसीलिए हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज रितु, वेलकम टू माय चैनल। बेटा लास्ट वीडियो में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी थी चारकोल की। चलिए अब देखते हैं यूजेस ऑफ चारकोल। यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। स्टिल यू आर फेसिंग एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आंसर। ओके, फर्स्ट इज वुड चारकोल। वुड चारकोल की अगर हम बात करें तो हाउस होल्ड में फ्यूल्स के लिए, ताकि रूम्स को हम वार्म कर सके विंटर सीजन में, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मेटल्स के प्रोडक्शन में, ठीक है, मेटल्स जहां पे मैंने अभी बताया था ना आपको, रिडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्री मेटल्स को रिड्यूस करने में। ठीक है, डिओडोरेंट और डिसइंफेक्टेंट होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और गन पाउडर का मेन कंपोनेंट होता है, और गैस मास्क जो रहते हैं उनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं हम बोन चारकोल की बात करें, ये देखिए शुगर केन का जो जूस होता है ना बेटा, गन्ने का जो जूस होता है जिससे हम चीनी बनाते हैं, उसमें हम बोन चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उससे हम उसको डीकलराइज कर सके, कलर को हटा सके। ठीक है, और जो आपका येलो फॉस्फोरस होता है उसके एक्सट्रैक्शन में भी बोन चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं हम शुगर चारकोल की बात करें, ऑब्वियसली मेटल के एक्सट्रैक्शन में, उनके ऑक्साइड से उनका रिडक्शन करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ जहां पे भी हम एक्टिवेटेड चारकोल इस्तेमाल करते हैं, उसी का मतलब होता है कि हम शुगर चारकोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और भी एप्लीकेशंस देखते हैं। कार्बन के कुछ एमार्फस फॉर्म होते हैं, जैसे आपका लैंप ब्लैक है, कोक है, गैस कार्बन है, इनका हम कहाँ कहाँ इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, यूजेस कहाँ होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपके घरों में मम्मी या दादी हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से काजल बनाती हैं, यस और नो, उसमें क्या करते हैं, एक विग बनाती हैं वो कॉटन की, और उसको मस्टर्ड ऑयल में डाल के, और एक उसके ऊपर एक कवर कर देती हैं, उस जो उसकी फ्लेम होती है, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, जिसका आप काजल में या और भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, इंक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो वो क्या है आपका, एक्चुअल में लैंप ब्लैक फॉर्म है कार्बन का। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। बर्निंग की जाती है मस्टर्ड ऑयल की, टारपिन ऑयल की या पेट्रोलियम की, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसी का घर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई ग्लास की जो स्लाइड होती है उस पे, उसके ऊपर जो मस्टर्ड ऑयल की फ्लेम होती है उससे, ठीक है ना, ये डीप ब्लैक कलर का पाउडर फॉर्म सब्सटेंस मिलता है, जिसको आप क्या बोलते हो, लैंप ब्लैक बोलते हो।
ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें, बहुत हल्का होता है, पाउडरी सब्सटेंस होता है, वेलवेट टच का होता है, इसको आप टच करेंगे तो ऐसा लगेगा आपने वेलवेट का कपड़ा लिया हुआ है। ठीक है। ऑयली फील आती है, किसकी वजह से? क्योंकि इसमें कुछ परसेंट आपका ऑयल भी आ जाता है, वेपोराइज हो जाता है। यूजेस की बात करें बेटा, जो आपके स्टेबलाइजिंग फिलर होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके बेसिकली टायर वगैरह बनाने में या प्लास्टिक वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पिगमेंट, इंक में या पेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। शू पॉलिश बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन जो आपके कार्बन पेपर होते हैं या फिर कार्बन रिबन होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं हम कोक की बात करें, जब हम कोल को एयर की एब्सेंस में हीटअप करते हैं, कब? 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है। तो इससे क्या होगा है, आयरन के रिटोर्ट्स में, तो इससे क्या होगा बेटा, जो हमें कोल मिलता है उसके जो डिकम्पोजिशन होगा उसमें क्या क्या मिलता है आपको? कोल गैस मिलती है, कार्बन मिलता है, कोल टार मिलता है, लिक्विड अमोनिया होता है या फिर कोल गैस होती है। ये सारे इसमें फॉर्म होते हैं। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बनाई है बेटा, आप जाके वहां पे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है। ये एक्चुअल में कोक होता क्या है बेटा, ये ग्रेश कलर का ब्लैक पोरस सॉलिड होता है। ठीक है। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ये देखिए, हाउस होल्ड में एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। मेटल के एक्सट्रैक्शन में, जैसे आयरन है, कॉपर है, लेड है, इन सबके उनके ऑक्साइड से और उनके जो सल्फाइड ओर हैं वहां पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट बनाने में, कैल्शियम कार्बाइड बनाने में कोक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इवन आपकी जो वाटर गैस है और जो आपकी प्रोड्यूसर गैस है उसका फॉर्मेशन करने में इस्तेमाल किया जाता है। जरा वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस कौन कौन सी होती है कमेंट सेक्शन में जरा लिख के बताइए, मैं भी देखना चाहती हूँ आपको पता है या फिर नहीं। वहीं गैस कार्बन की बात करें बेटा, गैस कार्बन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है कोल का, उससे इसका इस्तेमाल किया जाता है जब कभी भी हम कार्बन का या कोल का, ठीक है, एयर की एब्सेंस में क्या करते हैं, उसका थर्मल उसको हीट अप करते हैं बेटा एयर की एब्सेंस में, तो जो गैस निकलती है वो आपकी कौन सी गैस होती है? गैस कार्बन। ठीक है। ग्रेइश कलर, और इसके साथ साथ जो आपका गैस कार्बन होता है ग्रेइश कलर का सॉलिड ऑप्टेन होता है। ठीक है। आगे देखिए, इट इज डल ग्रे सॉलिड, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। ये आपके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ड्राई सेल के, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कवे कुड आई हैव चार्जर ऑफ माई लैपटॉप प्लीज। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की बात करें, देखिए हमने अभी तक जो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, वो आपके इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बहुत वास्ट नंबर में मिलते हैं आपको, वहीं हम आपके कुछ एमॉर्फस फॉर्म या फिर आपके जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके बारे में, वो भी आपके फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक मॉर्फस एंड एमॉर्फस। एमॉर्फस की हमने बात कर ली। अब यहाँ पे हम जो ऑक्साइड ऑफ कार्बन है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आ रहा है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। जरा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए कि आपके जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको हम एक्टिव पॉइजन क्यों कहते हैं। हमने पहले भी इस बारे में बात करी थी, जरा एक बार फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे क्यों होता है। ठीक है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए नॉट नेचुरली कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। ये यूजुअली आपके एटमॉस्फेयर में मिलता नहीं है, लेकिन जब कभी भी आप फॉसिल फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन करोगे तो ये आपके एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। एक और चीज, जब कभी भी स्वैम्प मतलब दलदल एरिया, जब कभी भी वहां पे आपका ऑर्गेनिक मैटर जो है उसका डिग्रेडेशन होगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होगी, तो इसीलिए वहां पे डिग्रेडेशन के टाइम में कौन सी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ प्रोड्यूस है, तो वहां पे भी इसका देखने को मिलता है। वॉल्केनिक इरप्शंस में देखने को मिलता है। ठीक है। जितने भी आपके वॉल्केनिक इरप्शन के रीजन हैं, जहां पे वॉल्केनो के रीजन है, वॉल्केनिक रीजन है, वहां पे भी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का अच्छा खासा कंटेंट देखने को मिलता है एयर में। लैब में किस तरीके से बनाया जाता है, जब कभी भी हम गर्म कोक के ऊपर कार्बन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो करवाते हैं, ये गर्म होना चाहिए, तब आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। एक चीज और याद रखिएगा, ये जो रिएक्शन होती है इसमें एनर्जी कम होती है, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है। ये देखिए, लैब में इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। ये जरा कोई मुझे बताएगा ये KOH का सोल्यूशन यहाँ पे क्यों रखा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, फटाफट फटाफट फटाफट।
ओके चलिए मैं बताती हूँ। जब कभी भी हम इस प्रोसेस को कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे आ जाती है इस मिक्सचर में। और जब हम इसको KOH सोल्यूशन के आपका पोटाश हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसको हम फ्लो कराते हैं तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस KOH के साथ रिएक्शन कर लेती है और सिर्फ आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड आगे बढ़ती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन यहाँ पे बताती है आपको। कास्टिक पोटाश का सोल्यूशन है यहाँ पे। प्रिकॉशंस, ये पूरा जो है इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए बेटा, ये जो आपका चारकोल है या कोक है ये आपका बिल्कुल रेड हॉट होना चाहिए। ठीक है, इनिशियली जो बबल्स निकलेंगे उनको हमें स्टोर नहीं करना है, उनको निकाल देना है। जब थोड़ी देर बाद जो गैस बनने लगे उसको हमें स्टोर करना है। ठीक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी पॉइजनस गैस है, इसीलिए इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हमें बिल्कुल सील पैक रखना है, किसी भी तरीके से ये खुला हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए ये आपके लैब में आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड के इस्तेमाल से भी प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे? ऑक्सैलिक एसिड से कैसे बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेटा आपका हाइड्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। वहीं ऑक्सैलिक एसिड के साथ भी सेम चीज होती है, उसमें भी आपकी, लेकिन हाँ यहाँ पे आपकी फॉर्मिक एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ना बनके सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। क्लियर? वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें बेटा तो कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में फ्री फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म दोनों फॉर्म में देखने को मिलती है। ठीक है, फ्री स्टेट में बात करें तो बेटा ये देखिए 0.03% मिलती है। ठीक है, ड्राई वेल्स हैं, माइंस हैं, केव्स हैं, ठीक है, क्लिंग्स हैं, लाइम क्लिंग्स हैं, इन सबके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। इवन वाटर में भी अच्छी खासी अमाउंट में डिसॉल्व फॉर्म में ये देखने को मिलती है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात, कंबाइंड स्टेट की बात करें तो जितने भी कार्बोनेट्स हैं और बाइकार्बोनेट्स हैं उन सब में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड में मिलती है, चाहे वो लाइमस्टोन है, चाहे वो मैग्नेट आपके मैग्नेसाइट है, ठीक है, मिनरल्स हैं, उन सब में आपको कार्बन डाइऑक्साइड लार्ज अमाउंट में देखने को मिलती है। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें बेटा, ये देखिए जब कभी भी रेड हॉट कार्बन पे आप कार्बन का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और इस कंडीशन में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी निकलती है, इसीलिए हम इसको हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, जितने भी मेटल के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स होते हैं बेटा उन सभी को जब आप गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालते हैं। ठीक है, जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं बेटा पहले वो कार्बोनेट्स में कन्वर्ट होंगे और कार्बोनेट्स आपके गर्म करने पे फिर से आपके कार्बन डाइऑक्साइड और मेटल्स के ऑक्साइड देते हैं, जिसका भी वो बाइकार्बोनेट है डिपेंड कर रहा है उस तरीके से। और जब कभी भी आपके मेटल्स के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आपके एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो साथ ही साथ आपके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, लैब में हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट जब कभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देगा। कार्बन डाइऑक्साइड वही है, मतलब ये आपकी एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड है। ये हम कैसे पता करते हैं, इसका टेस्ट क्या है बेटा, लाइम वाटर टेस्ट। जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है, जिसको नहीं पता है कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि मैं आपको बताऊं। अब यहाँ पे देखिए हम एक चीज और याद रखिएगा बेटा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसी कंटेनर में इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैवी होती है, इसीलिए ये एयर से नीचे यहीं पे इकट्ठी हो जाती है इसी कंटेनर में। ठीक है, सो डोंट वरी, ऐसा नहीं आपको क्लोज कंटेनर में लेना पड़ेगा, बाद में आप चाहो तो उसे क्लोज कंटेनर में पैक कर सकते। ठीक है, हम कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन करते हैं बेटा। कलर, दोनों कलरलेस होती हैं, दोनों में किसी भी तरह की स्मेल नहीं होती। ठीक है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हैवी होती है एयर से और आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हल्की होती है एयर से। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर में डिसॉल्वेबल नहीं होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हाईली सोल्युबल होती है वाटर में। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, इवन आपका ये एक्सेप्शन भी है आपका। ठीक है, कि आपने देखा होगा जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड जो रहते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO आपका एक्सेप्शन है।
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपके एसिडिक नेचर की होती है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देती है। वहीं बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका -192 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबस्टिबल, बर्न इन एयर विद द पेल ब्लू फ्लेम, ठीक है। और मिक्सचर रहता है जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एयर का, ये आपका स्पॉन्टेनियस बर्न करने लगता है, इवन ये आपकी एक्सप्लोसिव रिएक्शन देती है। कार्बन डाइऑक्साइड कंबस्टिबल नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि आपकी कंबस्टिबल है इसमें, लेकिन ये याद रखिएगा कंबशन को सपोर्ट नहीं करेगी और ना ही ये सपोर्ट करती है कंबशन को, ठीक है। ये आपके एल्कलाइज के साथ और वाटर, लाइम वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देती है, जबकि ये आपके एल्कलाइज के साथ उनके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करती है। और जब कभी भी आपके कार्बन, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होती है तो ये आपके लाइम वाटर को मिलके बना देता है। मेटल्स के साथ रिएक्शन देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपके कार्बोनिल्स फॉर्म करती है, ठीक है। निकल है तो निकल कार्बोनिल फॉर्म करेगा, क्रोमियम है तो क्रोमियम कार्बोनिल फॉर्म किया, आयरन है तो आयरन का कार्बोनिल फॉर्म किया। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये कार्बोनेट फॉर्म करती है, ठीक है। पहले मेटल्स के ऑक्साइड बनेंगे और वो ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके फर्दर आपके कार्बोनेट्स बनाएंगे। वहीं नॉन मेटल्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करेगी है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी तो ये फॉस्जीन बनाएगी। बेटा ये वो फॉस्जीन गैस है जो काफी पॉइजनस होती है, ठीक है। जरा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ अगर आप फॉस्जीन गैस के बारे में अलग से पढ़ना चाहते हो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके कोई भी रिएक्शन नहीं देती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बेटा ये आपकी रिड्यूस करती है ऑक्साइड्स को, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके जो कार्बन है ये आपके रिडक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। बायोकेमिकल प्रोसेस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो इसी के बारे में मैं बात कर रही थी आपके साथ कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये पॉइजनस गैस होती है, ये हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है हमारे लिए पॉइजनस सब्सटेंस है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें बेटा तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इसका इस्तेमाल होता है। आपको पता होगा ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्म करके। आपने पढ़ रखी है फोटोसिंथेसिस, आगे मैं इसको नहीं बताने वाली। चलिए, एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर से पास की जाएगी तो क्या होगा। देखिए बेटा, जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी के सॉरी इससे पास की जाती है लाइम वाटर से, तो ये क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है और वाटर बनाती है। लेकिन अगर हाँ इसमें हमने एक्सेसिव अमाउंट में पास कर दिया तो यही जो कैल्शियम कार्बोनेट है फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट रहता है ये तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन जैसे ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है तो ये फिर से क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंट। कहने का मतलब क्या है, इमेजिन कीजिए ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करी, ठीक है। तो आपने थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करी, इसमें लाइम वाटर फिल्ड है तो पहले ये आपका मिल्की हो जाएगा। मिल्की हो जाने के बाद फिर से अगर आपने फर्दर और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें फ्लो कराई तो बेटा ये मिल्की से वापस से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। यूजेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, फ्यूल के फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। कोल गैस के साथ, वाटर गैस के साथ, इन सब के प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट टाइप के केमिकल्स का, फॉस्जीन गैस का प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो देखिए ड्राई आइस यही रहती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता होगा, ठीक है। मोर्टार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट टाइप के कार्बोनेट्स बनाने में इसका इस्तेमाल कीजिए। कार्बोजन क्या होता है बेटा, जो हम सिलेंडर से सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन सिलेंडर, वो इसमें क्या रहता है 95% तो आपकी ऑक्सीजन रहती है और 5% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड रहती है, ठीक है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। 5% कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बोजन किसको कहते हैं? 95% ऑक्सीजन एंड 5% कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर को कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आपके कार्बोजिनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, उसमें जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रहती है, एरिएटेड ड्रिंक्स भी बोलते हैं जिनको हम, उसमें टैंगी टेस्ट लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के जो वॉशिंग सोडा है, व्हाइट लेड है, बेकिंग सोडा है, ये इस टाइप के इंडस्ट्रियल सब्सटेंसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रिजर्वेशन के कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा और जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं उन सब में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आ रहा है बेटा नेक्स्ट आपका फायर एक्सटिंग्विशर ऐसी एक डिवाइस होती है बेटा जो आग को बुझाने में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। वैसे तो फायर एक्सटिंग्विशर कई तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन जो बेस होता है, जो मेन सबके पीछे एक ही कॉन्सेप्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है वो फायर को एक्सटिंग्विश करने का काम करती है। मींस जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर हैं उन सभी से मैक्सिमम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वो फायर को एक्सटिंग्विश करने का काम करती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ये देखिए, जो पहली बात तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रहती है वो सपोर्टर नहीं होती है कंबशन का, प्लस एयर से हैवी होती है, जिसकी वजह इमेजिन कीजिए ये आपका कोई फ्यूल है, इसमें आग लगी हुई है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि एयर से हैवी है तो ऊपर एयर रहेगी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आके इकट्ठा हो जाएगी। तो बेटा देखिए ये फ्यूल, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और फ्यूल का कट हो गया। जैसे ही इनका कट ऑफ हुआ बेटा तो जो आपकी फायर है वो एक्सटिंग्विश कर जाएगी। तो यही एक मेनली कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विश होती है, ठीक है। किसी भी तरीके से हमें एयर और फायर का कट ऑफ करना है, ठीक। चलिए, वैसे आप जब फायर के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बेटा फायर मल्टीपल टाइप्स की होती है। ऑयल की अलग होती है, इलेक्ट्रिक करंट की अलग होती है, जो आपके नॉर्मल सिंपल फायर होती है वो अलग होती है, ठीक है। वैसे वो आप आगे जाके पढ़ेंगे उसके बारे में, बट हमें करना क्या है, किसी भी तरीके से ऑक्सीजन एंड फ्यूल का कांटेक्ट रोकना है। बेसिकली जो नॉर्मली आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के, वो दो होते हैं बेटा, एक तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर और एक होता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है बेटा, ये देखिए यहाँ पे फिगर में देखते हैं, ये आपका एक मेटालिक सिलेंडर होता है। मेटालिक सिलेंडर में नीचे एक प्लंज होता है, ठीक है। यहाँ पे एक सील्ड ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड फिल्ड होता है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक वायर गेज होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक मेटल का जो ये सिलेंडर है, इस मेटल के सिलेंडर में सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन फिल्ड होता है और ये आपके एक्सटिंग्विश, यहाँ से गैस निकलेगी उसका एक नोजल होता है जिसके ऊपर वैक्स की सील लगी हुई होती है। एक बार रिएक्शन देखिए बेटा, इसमें रिएक्शन नहीं दे रखी है, हमने पहले पढ़ी है कि जो मेटल्स के कार्बोनेट होते हैं, जस्ट अ सेकंड में आपको रिएक्शन दिखाती हूं पहले, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ये देखिए मेटल्स के जो कार्बोनेट होते हैं, ये रहा मेटल्स के जो कार्बोनेट होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके बारे में बात करें तो ये जब कभी भी आप फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में लिखें बेटा तो ये रिएक्शन आप पक्का ऐड करेंगे। यहाँ सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं, ये देखिए एग्जैक्टली सेम रिएक्शन बेटा आपका बाइकार्बोनेट भी देता है, ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आप कहें तो मैं ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ूं, नहीं तो मैं सीधा इसकी फंक्शनिंग समझा देती हूँ आपको। होता क्या है, जब कभी भी मान लीजिए यहाँ पे आग लगी हुई है, हमें यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, हम क्या करेंगे, इस प्लंज को यहाँ से हिट करेंगे। जैसे ही हम इसको हिट करेंगे तो देखिए ये जो ग्लास का जो सील है, ये कंटेनर है जो, इसमें क्या होगा, ये टूटेगा और ये पूरी का पूरा हिट करेगा, इस वायर गेज पे जाएगा और जब इसको हिट करेगा तो ये टूट जाएगा। तो इसमें जो भी सल्फ्यूरिक एसिड होगा बेटा वो इस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जाकर रिएक्शन करेगा और जैसे ही रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस नोजल से होते हुए यहाँ पे आग बुझाने का काम करेगी। क्लियर? इसकी लिमिटेशन,
बहुत अच्छी एक लिमिटेशन है बेटा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो सॉलिड इनफ्लेमेबल मटेरियल होते हैं, मींस सॉलिड से जो आग लगी हुई होती है, उनके लिए ही इस्तेमाल की जा सकती है। जितने भी आपके लिक्विड्स होते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, इन सब के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इवन इलेक्ट्रिसिटी की से जो आग लगी है उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं बेटा? क्योंकि आपका सल्फ्यूरिक एसिड हुआ या फिर आपका ये सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हुआ, जो भी बनेगा आपका, ये सारा का सारा इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर होता है। इसीलिए हम इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी से जो फ्लेम लगी है, आग लगी है, उसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, देखिए बेटा, जब कभी भी हम पेट्रोल, अल्कोहल, डीजल, इस टाइप के सब्सटेंसेस की बात करते हैं, इमेजिन कीजिए ये आपका कंटेनर है, यहां पे आपका ऑयल है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने सोडा एसिड और इन सबका इस्तेमाल किया, तो जो भी आपका वाटर और वो सब आएगा वो नीचे बैठ जाएगा इस ऑयल से, क्योंकि वो ऑयल आपका हल्का होगा तो ये ऊपर रह जाएगा, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, या जो भी है वो सारी के सारे नीचे आके यहाँ पे बैठ जाएंगी। लेकिन क्या आपका एयर का और फ्यूल का कॉन्टेक्ट ब्रेक हुआ? नहीं। इसीलिए हम इसमें सोडा एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फोम टाइप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। समझ में आया? इसमें आपका सोडियम बाइकार्बोनेट सेपोनिन रहता है, सेपोनिन क्या करेगा बेटा? फोम क्रिएट करेगा, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड के जगह हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिससे ये जो बन रहा है बेटा, ये फोम बनेगा, पूरा का पूरा जो फोम बनेगा, तो ये इसके ऊपर फोम इकट्ठा हो जाएगा, और जैसे ही फोम इकट्ठा हुआ, आपकी एयर का और फ्यूल का कॉन्टेक्ट ब्रेक हो गया, कॉन्टेक्ट ब्रेक, आग बुझ गई, ठीक है। समझ में आया? एक चीज और, ये भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो फायर लगती है उसके लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये भी आपका क्या रहता है? इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। कुछ अदर कार्बन कंपाउंड्स की बात करें, सबसे पहले आ रहा है कैल्शियम कार्बाइड। जब कभी भी आप क्विक लैम्प को कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हीट अप करते हैं, तो ये आपका कैल्शियम कार्बाइड बनाता है। ग्रेइश ब्लैक कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और जब कभी भी हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, मींस वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ एसिटिलीन गैस देता है। जरा इस गैस के यूजेस बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड के यूज कहाँ होते हैं बेटा? एसिटिलीन गैस के प्रोडक्शन में, जहां कहीं भी हमें डिहाइड्रेशन करना होता है, वाटर को निकालने का काम करना होता है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ ग्रेफाइट और हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है आपका सिलिकॉन कार्बाइड। जब कभी भी आपके सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो सिलिकॉन कार्बाइड बनता है, और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा? वेरी हार्ड सब्सटेंस होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ये देखिए, है ना, और वाटर में इनसॉल्युबल होता है। साथ ही साथ इसकी डेंसिटी भी देख रहे हैं कितनी ज्यादा होती है, 3.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकॉन ऑक्साइड और आपका वाटर देती है, ठीक है। इट इज यूज्ड एज एब्रेसिव, और साथ ही साथ ग्राइंडिंग स्टोन को कट करने में या फिर जो सेपरेट टूल्स होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कटिंग वगैरह में इसका इस्तेमाल करने में। कैल्शियम कार्बोनेट, आप सभी को पता होगा कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। जो आपके कार्बोनिक एसिड होते हैं वो सभी रिएक्शन करके आपके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका, क्विक लाइम से स्लेक लाइम बना, स्लेक लाइम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ये आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 825 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में घुलता नहीं है, घुल जाता है बेटा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है। ये कई बार बता चुके हैं बेटा, मेटल्स के कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में फिर से आपके कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है,
कैल्शियम कार्बोनेट बेटा एंटासिड के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है आपका सोडियम कार्बोनेट। ये आपके कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक साथ गर्म करने पे हमें मिलता है। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 851 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। ये वही है आपका डिटर्जेंट है। जरा बताइए क्या ये डिटर्जेंट है? चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, मेटल्स के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा और इनसॉल्युबल बेसिक कार्बोनेट बनाता है। यहाँ पे देखिए ग्रीस डर्ट को रिमूव करता है क्लोथ से, यस, वॉशिंग पाउडर। ग्लास मैन्युफैक्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता है और हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट्स की अगर हम बात करें, प्रिपरेशन कैसे होगी बेटा? ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जब कैल्शियम आपके कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बनाएगा? बाइकार्बोनेट्स बनाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये भी आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, ठीक है, और स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है आपके वाटर में। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा, ये आपके वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करना एसिड के साथ रिएक्शन करके ये आपका सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यूजेस की बात करें, एंटासिड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और सोडियम कार्बोनेट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। कार्बन एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखिए सबसे पहली बात कि देखिए होता क्या है, कार्बन एक ऐसा सब्सटेंस है, मैंने आपको पहले भी बताया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया, अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी, चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 10th जिसमें हमने जर्नल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करी है, उसमें भी इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है। कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी यूनिक कैपेबिलिटी होती है कि वो लॉन्ग चेन अपने एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ज्वाइंट करके वो आपकी स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन, ठीक है, इवन क्लोज्ड चेन भी फॉर्म कर सकता है। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। तो कैटेनेशन क्या होता है? कार्बन की वो कैपेसिटी या वो कैपेबिलिटी जिसके थ्रू वो लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है खुद के साथ कंबाइंड होकर सेल्फ लिंकेज से, ठीक है, और वो चेन आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच्ड भी हो सकती है, इवन क्लोज्ड भी हो सकती है। इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। जब कभी भी कैटेनेशन की वजह से कार्बन एक नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है और जब कभी भी उसमें हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन कार्बन और कार्बन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है, इसके बेसिस पे हम उनको एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ठीक है, और इवन कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है उसी के बेसिस पे आप मेथेन नहीं होगा बेटा, एथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन, किराया तो नहीं है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इसमें फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं। या आगे फर्दर आप जैसे यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है आपका मीथेन, एन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका जो फॉर्मूला होगा वो आपका CH4 होगा। ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है आपका, ठीक है। ये देखिए एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, नेचुरल जो गैस बनती है आपकी, ठीक है, अनएरोबिक डिकम्पोजिशन से आपका जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में उनका डिकम्पोजिशन होगा तो आपकी मीथेन गैस फॉर्म होती है, ठीक है। मार्शी प्लेस, जितने भी दलदली एरिया होते हैं वहां पे भी इसका फॉर्म देखने को मिलता है। इवन मार्श गैस कब होती है बेटा? कि कोल माइंस, ठीक है, ये आपकी एक्सप्लोसिव होती है और वहां पे इकट्ठी हो जाती है। जितने भी माइंस है ना, मार्श गैस होती है, वहां पे जो गैस होती है उसको बोलते हैं मार्श गैस, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे होता है? जब कभी भी हम एनहाइड्रस सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को मिक्स करके जब कभी भी इनको हम बर्न करते हैं एक साथ ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो आपकी मीथेन गैस बनती है लैब में, ठीक है। ये देखिए आपका सोडियम एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको हमने एक साथ गर्म किया तो आपका क्या बन गया? मीथेन। ये थोड़ा गड़बड़ लिखा है बेटा, इसके बीच में प्लस का साइन है, CH4 प्लस Na2CO3। क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, वाटर में इनसॉल्युबल होती है, लाइटर होती है, हवा से हल्की होती है, बहुत हल्की होती है, ठीक है। और ये ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है। CNG का जो मेन कंपोनेंट होता है, ये जो आपके सिलेंडर्स में भी स्टोर किया जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ऑक्सीजन इसको बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी फॉर्म की जा सकती है, इसीलिए हम इसको बहुत अच्छा इसको फ्यूल भी मानते हैं क्योंकि अच्छी खासी एनर्जी मिलती है इससे।
कैलोरीफिक वैल्यू जो रहती है वो काफी अच्छी रहती है। वहीं हम बात करें, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देती है। जितने भी आप, जैसे आप क्लोरीन है, क्लोरीन इससे तब तक डिस्प्लेस करता रहेगा जब तक ये सारे के सारे हाइड्रोजन आपके नहीं निकल जाए। क्लोरोफॉर्म वगैरह इसी से सब फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आपके देखिए जो आपका ये है कार्बन जो ब्लैक बनता है वो भी इसी से होता है, ठीक है। जब कभी भी हम एयर के एब्सेंस में इसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो आपका कार्बन ब्लैक बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? पायरोलाइसिस, या फिर इसी को हम क्रैकिंग भी बोलते हैं। ये वही क्रैकिंग है जो आपके व्हीकल्स वगैरह में भी होती है, ठीक है। चलिए, इस तरीके से आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें एक चैप्टर हमारा रह रहा है, दैट इज चैप्टर नंबर 7। इट इज क्वाइट इजी, ठीक है। वो भी आपका क्या है? डे टू डे लाइफ की है। सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, ठीक है। जितने भी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम आप एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वाइट फैसिनेटिंग चैप्टर है, मजा आएगा, ठीक है। और लास्ट चैप्टर है इस बुक का। सो जैसा मेरा टारगेट था कि इस मंथ में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी, सो आई विल डू दैट, ओके। ओके, थैंक यू बच्चों। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं।